आज के शो में पाकिस्तानी तारीख का बड़ा मालियाती स्कैंडल B4U केस मुतासरीन को मुआवजा मिलने का अमल शुरू। 17,500 मुतासरीन को अदायगियां शुरू। ऑनलाइन पॉन्जी स्कीम महाना 7% तक मुनाफे के वादे, अब तक 7 अरब 30 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके। पहले मरहले में 10,000 मुतासरीन को उनकी पूरी रकम अदा। पहले मरहले में 3 अरब 70 करोड़ रुपए तकसीम। 7,500 मुतासरीन को उनके वाजिबात का 40% तक दे दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। अज़ीन, पाकिस्तान की तारीख के बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स की बात अगर की जाए तो B4U स्कैम जो था, स्कैंडल जो था, ये कंपनी का नाम है जो जिस तरह ऑपरेट करती थी। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे, क्योंकि चंद साल पहले इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ही हमने इस मामले को नाज़रीन के सामने रखा, मुतासरीन को सामने लेकर आए और अब उनकी वाजिबात की अदायगी का सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। तो सिलसिला था क्या? एक पॉन्जी स्कीम, या जिसको कहा जाए कि एक पिरामिड स्कीम जो है वो क्रिएट की गई थी, जिस पिरामिड स्कीम में तकरीबन B4U के जो CEO थे सैफुर रहमान, क्योंकि जिस सोच के साथ ये शख्स काम कर रहा था, ये 1-2 अरब रुपए का नहीं, इसकी नीयत ये थी कि तकरीबन 100 अरब रुपए तक का कोई कारोबार किया जाए जिससे मुनाफा 100 अरब रुपए तक का हो। और ये किसी भी तरीके से, यानी जायज़ तरीक़ों से ये बात काबिल कबूल नहीं थी या काबिल अमल नहीं थी, और इसीलिए एक पॉन्जी स्कीम डिज़ाइन की गई, एक पिरामिड स्कीम डिज़ाइन की गई। इस स्कीम के तहत जब हमने देखा कि जो इसके मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है वो ऑफ़र किए गए क्लाइंट्स को, और तकरीबन 7% से लेकर 10% के दरमियान मुनाफे की उनको ऑफ़र की गई। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंगली जो बात 2019 में SECP की इन्वेस्टिगेशन में इस कंपनी के खिलाफ जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सामने आई कि तकरीबन इस कंपनी को ना डिपॉजिट्स के हुसूल के हवाले से कोई परमिशन हासिल थी फ्रॉम द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ना तो डिपॉजिट्स और ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स या प्रोडक्ट्स के हवाले से इसके पास कोई ऐसी सहूलत इसके पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से हासिल थी कि वो ये कर सके। तो ये B4U स्कैम जो हुआ, इसमें जहां एक बहुत बड़ा मालियाती धोखाधड़ी का फ्रॉड था, वहाँ पाकिस्तान के रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कारकर्दगी पर और एहतसाब के निज़ाम पर भी उठते हुए बड़े संगीन नौयत के सवालात ये छोड़ गया था। यानी 2019 में इंक्वायरी जब स्टार्ट होती है और उस इंक्वायरी के स्टार्ट होने के बाद जब SECP और फिर NAB तक बात जाती है, आज NAB ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें लिखा है कि देयर वाज सेवरल कंप्लेंट्स, मेनी कंप्लेंट्स, और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो कंप्लेंट कि ये मामला इस पर गैर कानूनी तौर पर चल रहा है, यानी खिलाफ ज़वाबित चल रहा है। एक कंपनी जिसको ये परमिशन हासिल नहीं है कि वो लोगों से डिपॉजिट ले सके या उनको इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स दे सके, वो लोगों से डिपॉजिट्स ले रही है, उनको 7% रिटर्न की बात कर रही है। और फिर जिस तरह कहते हैं कि शायद लालच का तो कोई इलाज नहीं है, जब 7% तक भी रिटर्न अगर किसी को मंथली ऑफर किया गया तो वो इट टर्न्स अराउंड 84% एनुअली। और ये जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त पाकिस्तान के अगर शरह सूद जो पीक पर भी गया 22-23%, तो उस वक्त भी आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आप 100 रुपये अगर किसी बैंक में डिपॉजिट कराते या फिक्स सिक्योरिटी में इन्वेस्ट डालते पैसा, तो आपको 100 रुपये पर 22 रुपये रिटर्न मिलता। लेकिन यहाँ पर ये रिटर्न 84 रुपये यानी 84 रुपीज़ था। और इसमें सोने पे सुहागा, यानी सैफुर रहमान ने एक चाल नई ये चली, क्योंकि ये पॉन्जी स्कीम थी और इसका जो सस्टेनेबिलिटी थी वो नए सरमाए पर थी कि जितना ज़्यादा नया सरमाया आएगा उतना ज़्यादा ये स्कीम फ्लरिश करेगी, उतना ज़्यादा इस स्कीम में लोग बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा रिटर्न लोगों को यानी मिल रहा था, उन्हीं पैसे को जो लोगों का आ रहा था वही उनको रिटर्न हो रहा था। तो जब इस स्कीम के अंदर ये भी उसने डाल दिया कि अगर आप 7 मजीद लोग लेकर आते हैं, यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स है जैद, उसने 100 रुपये डाले और उसको 7 रुपये महाना मिल रहे हैं और 84 रुपये साल के मिल रहे हैं, तो स्कीम के अंदर उसने ये फीचर भी डाली कि आप मजीद इसमें 7 अफराद लेकर आएँ तो आपको 14 रुपये मिलेंगे, यानी 7 नहीं आपको 14 रुपये मिलेंगे, आपका रिटर्न तकरीबन 150% सालाना हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 150%, जो किसी भी कारोबार में
लेजिटिमेट कारोबार में, यानी लेजिटिमेट फिक्स्ड इनकम या इक्विटी या किसी भी आप बिजनेस की तरफ जाएं तो वहां आपको 150% तक का एनुअल रिटर्न प्रॉमिस नहीं होता। वो इस शख्स ने किया कि अगर आप 7 अफराद मजीद लेकर आते हैं तो आपके रिटर्न जो हैं डबल हो जाएंगे, 7 रुपये से 14 रुपये तक हो जाएंगे। अब ये जो मामला थे, ये जो तफसीलात जब सामने आया तो इस स्कीम में लोगों की तादाद बढ़ती रही, क्योंकि एक पॉन्जी स्कीम थी, पिरामिड स्कीम थी। तकरीबन जो मुतासिरीन की तादाद बताई जाती है जिनका पैसा स्कीम में फंसा, उनकी तादाद तकरीबन 4 लाख बताई जाती है। और जो पैसे की तादाद बताई जाती है वो बताई जाती है कि तकरीबन 100 अरब रुपए तक की ये स्कीम जो है बन चुकी थी, यानी तकरीबन 100 अरब रुपए तक की अमाउंट लोगों की इससे फंस चुकी थी। और उसके बाद जब लोगों का पैसा फंस गया, कंप्लेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज बैठी, SECP ने इंक्वायरी बिठाई, नैब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। उसके बाद जब लोगों ने मजीद इन्वेस्टर्स का आने का सिलसिला, यानी सरमायाकारी सुकड़ना शुरू हुई, तो लोगों को जो रकम उनकी वापस करनी थी वो सिलसिला रुका। और इस पूरी सूरत हाल के बाद इस शख्स ने अपनी स्कीम, यानी जब ये स्कीम फेल होना शुरू हुई, लोगों की कंप्लेंट्स बढ़ना शुरू हुई, लोगों को उनके पैसे या रिटर्न्स नहीं मिलने लगे। रिटर्न तो छोड़े, उनके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी जो उन्होंने पैसा लगाया था ओरिजिनली, वो पैसा डूबना शुरू हो गया। और बार बार की टेलीफोन्स या बार बार की कंप्लेंट्स के बावजूद उनको पैसा नहीं मिल रहा था। तब ये मामला संगीन नौयत इख्तियार कर गया और रेगुलेटरी बॉडीज एक्टिव हुई, SECP एक्टिव हुआ, अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग्स लाइक नैब वो एक्टिवेट हुए। और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू हुआ। तकरीबन जो उस वक्त की तफसीलात थी उसके मुताबिक जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ थी, जायदादें थी, 56 के करीब बैंक अकाउंट्स थे जिनको नैब ने फ्रीज़ किया सैफुर रहमान के। इसमें दीगर असासे जायदादें भी शामिल थी। तकरीबन तमाम असासों की तफसीलात हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, जो पूरी फहरिस्त जो शाया हुई और जब सामने आई कि किस तरीके से इस मामले के अंदर जो मुख्तलिफ एसेट सामने आए, जिसमें बाकायदा नैब की तरफ से एक पब्लिक अवेयरनेस नोटिस जारी किया गया उस अरसे में, जिसमें कहा गया टू सेव गार्ड द हार्ड earnings of general public, it is being issued a warning to refrain from investing in fraudulent investment schemes of B4U group of companies who are promising hefty profits and unrealistic incentives। ये SECP, नैब सब की तरफ से इन्वेस्टर्स को मुतला किया गया। मुख्तलिफ शेल कंपनीज बनाई गई थी, जिन कंपनीज में एक तो बिजनेस लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, फिर फ्यूचर प्रॉपर्टी एसोसिएट्स, इसी तरह इमर्जिंग इनोवेशंस, B4U सॉफ्ट, ब्रावो टैक्सी सर्विसेज, अल्फा एडवर्टाइजिंग, B4U ब्रिज, AAS, वरियास ग्लोबल, वरियास लॉजिस्टिक्स, सैफ रोवेना एसोसिएट्स, परफेक्ट मुदारबा मैनेजमेंट। अच्छा, ये इसमें आप देखें कि माइक्रो फाइनेंस, रियल एस्टेट, बैंकिंग, ये दिखाया गया था कि इस कंपनी के ग्रुप में और बहुत सी कंपनीज हैं और ये कंपनी का कारोबार बहुत फैला हुआ है। यानी ओरिजिनल कारोबार नहीं बताया गया था, ये बताया गया था कि माइक्रो फाइनेंस में भी हम हैं, हम जो है इस वक्त यानी माइक्रो फाइनेंस लोन्स भी देते हैं, इसके अलावा दीगर ऐसे काम भी हम कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ट्रैवल टूर्स कंपनी बनाई एक, इसी तरह लॉ एसोसिएट्स भी थे इनके, एक इन्होंने B4U कंसल्टेंट, B4U बिल्डर्स, डेवलपर्स, रियल एस्टेट के शोबे में भी अपने आप को दिखाया। इसी तरह एग्रोजेम केमिकल्स, न्याजी ऑयल सर्विसेज, ऑयल के कारोबार में भी अपने आप को दिखाया। इसी तरह SR कैश एंड कैरी, और तकरीबन ये तादाद जो बनती है इन शेल कंपनीज की 20 के करीब ये शेल कंपनीज थी, जिसमें लोगों का पैसा, यानी लोगों को दिखाया गया कि ये कंपनीज हमारी हैं, आप हमें पैसा इसमें इन्वेस्ट करें। जब नैब ने इनके असासाजात जो देखे थे और उसमें कहा गया था कि इंक्वायरी प्रोसीडिंग के दरमियान, तो उन्होंने बताया था जी कि ये मेनली जो बैंक अकाउंट्स हैं, उन बैंक अकाउंट्स की तादाद तकरीबन जो उस वक्त आई थी सामने वो 29 के करीब थी, जो सैफुर रहमान और सैफुर रहमान के दीगर अहले खाना या मुख्तलिफ कंपनीज़ के नाम पर थे, जिन अकाउंट्स के ज़रिए बेसिकली ये रकम बटोरी जा रही थी। खैर, अब मामला ये हुआ है, अब जो आप के सामने हम आए हैं, तो नैब की जानिब से रिकवरी का सिलसिले का आगाज़ हुआ है। जो लेटेस्ट नैब की प्रेस रिलीज़ है, उस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जो नैब ने एक तकरीब रखी है जिसमें चेयरमैन नैब भी थे, इस तकरीब के अंदर लोगों में जो रकूम की वापसी है उसका सिलसिला शुरू हुआ। नैब ने इसमें लिखा कि नैब इनिशिएटेड एन इंक्वायरी ऑन द मैटर ऑन February 5, 2021, यानी 2021 5 फरवरी को ये इंक्वायरी स्टार्ट हुई। तो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि 4 साल के अंदर ये जो है मामला यानी मंतकी अंजाम तक तकरीबन पहुंच चुका है। 4 साल लगे नैब को इंक्वायरी स्टार्ट करना, इन्वेस्टिगेशन, फिर रेफरेंस और फिर प्ली बार्गेन, और अब रुकूम की वापसी का सिलसिला जारी है। तो इसमें कहा गया नैब की तरफ से, आफ्टर रिसीविंग हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम विक्टिम्स एंड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, नैब ट्रेस्ड एंड फ्रोज 56 बैंक अकाउंट्स, properties and other assets belonging to the accused persons, while online data was downloaded and used to verify the victims' claims. मजीद नैब ने इसमें बताया कि एज ए रिजल्ट ऑफ नैब्स persistent efforts and legal actions, the recovery process of rupees 7.37 अरब रुपए का रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और
एट द इनिशियल फेज 3.7 बिलियन रुपीस 3.7 अरब रुपए ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए तकरीबन 17,500 इफेक्टिव्स में, with 10,000 effectives getting their whole amount and remaining 7,500 will get 40% right now and 60% will remaining in the within 6 months. यानी तकरीबन जो 17,500 में से विक्टिम्स में से 10,000 को फुल अमाउंट और 7,500 को 40% अभी और 60% उनको 6 माह के अंदर मिल जाएगी। जो सेरेमनी से एड्रेस करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि NAB's priorities which included focus on the public at large cases and recover 100% of looted amount from the accused person and return the same to the victims in shortest possible time। और इसके बाद जो है इस पर उन्होंने अप्रिशिएट किया वहाँ पे जो कारकर्दगी रही नैब की टीम की जिसने ये रिकवरी करी। तो जनाब रिकवरी का सिलसिले का आगाज़ हो चुका है और जिससे हमने कहा कि तकरीबन 56 बैंक अकाउंट्स और दीगर एसेट्स इनके फ्रोज हुए, लेकिन इस स्कैम ने जहां 4 साल के अंदर नैब मंतकी नाम तक पहुंचा है वहाँ बहुत से सवाल छोड़े हैं, क्योंकि 100 अरब रुपये लोगों का फंसा। अगर फंसा तो उस वक्त अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग्स क्या कर रहे थे और उस वक्त रेगुलेटरी फंक्शन क्या कर रहा था, SECP कहाँ था, क्यों खामोश था जब ये सब कुछ हो रहा था। और अब ऐसे और स्कैम्स को रोकने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखें लालच जो है उस बुनियाद पर ये ऐसे आज और बहुत से लोग इस वक्त भी काम कर रहे हैं। यानी अगर आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशन खोलते हैं तो ऐसी बहुत सी ऐप्स हैं जो आपको कहती हैं कि आप फलां गेम खेलें, आपको इतनी देर के अंदर इतने पैसे मिल जाएंगे। आप फलां अपॉर्चुनिटी यानी ऐप डाउनलोड करें, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अगर ये करें, 4 लोगों को इसका इन्वाइट भेज दें और वो लोग भी इसे ज्वाइन कर लें तो आपके पैसे इतने बढ़ जाएंगे। और आप यकीन करें कि बहुत से माकूल और ऐसे अफराद जो कि अपने डिसीजन मेकिंग करते हुए सोच समझ के फैसला करते हैं, वो तक ऐसी स्कीम में पैसा डाल लें। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि ये सिर्फ एक सिंगल आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। ऐसे बहुत सी एप्लीकेशंस, ऐसी बहुत से स्कैम्स इस वक्त भी अनहर्थ हो रहे हैं, इस वक्त भी काम कर रहे हैं। वर्चुअल जो आपकी एंड्रॉयड पर या आपकी एप्पल के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत से लोग इसमें फंस रहे हैं। बहुत सी लोन एप्लीकेशन हैं जो आपको कर्जे देकर फंसा रही हैं। तो ये सब कुछ जारी है, लोगों को उनकी ख्वाहिशात दिखाकर कि आप ये हासिल कर सकते हैं, आप ये हासिल कर सकते हैं, इस तरह के ऑनलाइन पॉन्जी स्कीम्स में डाला जा रहा है, पिरामिड स्कीम्स में डाला जा रहा है। तो क्या इस वक्त नैब अलर्ट है? क्या इस वक्त SECP अलर्ट है? क्या इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त भी तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं? ये सवाल भी उठाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस स्कैम से मुतल्लिक मजीद हकाइक भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन तफसीलात B4U स्कैम के हवाले से रखी और आप जो अहम तरीन सवालात हैं वो यही हैं कि इस स्कैम के बाद मौजूदा यानी जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस दौरान भी बहुत से ऐसे स्कैम्स ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत से ऐसे पॉन्जी स्कीम्स हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं। इन स्कीम्स को मुतहर्रिक तरीके से रेगुलेटरी फंक्शन या रेगुलेटरी बॉडीज़ देख रही हैं या नहीं देख रही हैं। और ख़ास तौर पर जो रिकवरी का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि जो नैब की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 7.3 अरब रुपए की रिकवरीज है, जिसमें से कुछ परसेंटेज यानी तकरीबन 17,500 अफराद हैं। उन 17,500 अफराद में से 10,000 अफराद को फौरी तौर पर और बकिया जो 7,500 अफराद हैं उनको पार्शली इस वक्त जो है उनकी रकम वापस की जा रही है। जो पार्शल है ये 40-60 का रेशो है, यानी 40% अभी वापस की जा रही है और बकिया 60% या बकिया 40% जो है अगले 6 माह के अरसे के दौरान उनको वापस की जाएगी। इस सिलसिले में ये भी इस दफ़ा नैब की तरफ से जो एग्जैक्टली ऐलान हुआ है कि ये रकम जो है ये उनको उनके यानी आना नहीं पड़ेगा, उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, उनके ऑनलाइन उनको कर दी जाएगी। इसमें मजीद चेयरमैन नैब अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स एंड हार्डवर्क ऑफ नैब रावलपिंडी, क्योंकि नैब पिंडी का ये केस था who made recoveries and disbursements of recovered amount possible in the face of various challenges in the B4U scam. The chairman NAB also announced Umrah packages as incentive for the whole team of NAB Rawalpindi. तो उनके लिए उम्रे का पैकेज भी अनाउंस किया गया. It was announced that in future victims will no longer need to visit NAB offices to claim their compensation. Funds will be directly transferred into their bank accounts. This रिफ्लेक्ट्स नैब्स कमिटमेंट जो उन्होंने इस पर जो उनकी प्रेस रिलीज आई ये आपके सामने रखी। इमरान शफीक साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब है, माहिर कानून है, नैब के बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं नैब के मामलात पर। सर शुक्रिया इमरान साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये एक पॉन्जी स्कीम B4U 2021 5 फरवरी को इंक्वायरी स्टार्ट होती है, अभी रकूम की वापसी का सिलसिला का आगाज़ हो चुका है, तकरीब हुई,
कैसा देखते हैं नैब की इस कारकर्दगी को? ये हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री है? देखिए B4U के जो कितने रुपए की रिकवरी हुई है नैब सर के 7.3 कह रहे हैं, 7.3 बिलियन रुपीस का है और स्कैंडल तो शायद 100 बिलियन का था तकरीबन। तो अब अगर 100 बिलियन का एक स्कैंडल है और उसमें 7.3 बिलियन की रिकवरी हो रही है तो आप कैसे कह सकते हैं सेटिस्फैक्टरी? एग्जैक्टली। तो ये तो एक समझें आपके बस वाइट वॉश है कि आपने सिर्फ 7 बिलियन रुपए रिकवर किए और स्कैम आपका 100 बिलियन का था। 100 का भी नहीं था, 50 का भी अगर मान लिया जाए, इवन 30 का भी मान लिया जाए, तब भी आपकी कारकर्दगी तो जो है वो 0.7% बनती है। तो मेरी नज़र में तो इस बुनियाद पर सिर्फ रकम देखना कि हमने 7 बिलियन हमारे पास आ गया है, ये काफ़ी नहीं है। देखना ये है कि जो आप उस बंदे ने जितना बड़ा फ्रॉड किया, उस फ्रॉड की कितनी, उसके प्रोपोर्शन में आपने कितने वो निकाले। इसलिए मैं इस कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये बताइएगा इमरान साहब के जब ये मामलात हो रहे होते हैं, यानी ये तो एक स्कीम है और ऐसी अभी बहुत सी स्कीम है जो इस वक्त भी काम कर रही हैं, चाहे वो लोन एप्लीकेशंस हो या लोगों की ऐसी पॉन्जी स्कीम्स हो, पिरामिड स्कीम्स हो, जो लोगों को कहते हैं कि इन्विटेशन भेजें 4 लोगों को तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे। तो इस वक्त नैब या SECP या मुताल्लिका जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? इनको रोकने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, ये सबसे पहले तो ये है कि हमारा SECP का सिस्टम जो है, ये देखें B4U एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। तो SECP का निज़ाम का चेक इतना अहम होना चाहिए कि उसको अंदाजा हो कि ये क्या हो। दूसरा, ये पैसा सारा बैंकों के थ्रू आया है, तो बैंकों में भी इतनी बड़ी तादाद पर इतनी मुख्तलिफ जगहों से रकूम अगर किसी पर आ रही हैं, तो बहरहाल बैंक कहाँ, बैंकिंग सिस्टम है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इतनी बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजेक्शन अगर किसी के पास हो रही है तो वो कहाँ था, वो क्या कर रहा है? तो नैब का तो तीसरा दर्जा आता है, लेकिन उससे पहले जो है वो, क्योंकि जब काम हो चुका होता है नैब, तो उसके पास, जब लोग लुट चुके होते हैं तो नैब के पास जाते हैं ना। लेकिन लुटने से पहले जो है, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ये SECP, ये इसी तरह पाकिस्तान में जो बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या बैंकिंग सेक्टर है, इसको देखना चाहिए कि ये क्या कर रहा था और इसके अफसरान क्या कर रहे थे, और इस मैकेनिज्म को दुरुस्त करने की और बेहतर करने की जरूरत है। और अगर ये पाकिस्तान में एक इंटेलिजेंस का भी निज़ाम है, देखें जब कोई इतने बड़े पैमाने पर स्कैम चल रहा है ना, लोग पैसे ले रहे हैं और धड़ाधड़ दे जा रहे हैं और जमा करवाए जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस के जराए को जो है वो इन चीज़ों की खबर ना हो रही हो कि इस पैमाने पर एक आ रहा है। तो उनका भी काम बनता है। ये इंटेलिजेंस से मुराद सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं होती, इंटेलिजेंस है, सिविल इंटेलिजेंस बहुत अहम शोबा है, और इन कामों को करने के लिए बुनियादी मैंडेट भी सिविल इंटेलिजेंस का है। सिविल इंटेलिजेंस से मुराद है इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान का, इसी तरह सिविल इंटेलिजेंस से मुराद है आपकी हर पुलिस की इंटेलिजेंस है। उनका काम बनता है कि वो इन चीज़ों को देखें कि लोग धड़ाधड़ अगर किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का उसको रिपोर्ट करें और उस पर नज़र रखें और उसको करें। तो जब आपके तमाम इदारे किसी चीज़ पर काम नहीं कर रहे होते और आखिर में वो लोग बड़ी तादाद में जब लुट जाते हैं, तो बल्कि यहाँ तो इसका एक चीज़ PTA का भी बनता है कि PTA का काम बनता है कि अवेयरनेस पैदा करे, वो देखे कि जो है वो सोशल मीडिया पर। आप दोस्त कह रहे हैं ये PTA का बहुत बुनियादी बनता है, क्योंकि अगर ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं, तो वो चेक तो रखा जाए कि आखिरकार क्या, किस वेबसाइट पर या किस एप्लीकेशन का क्या काम है और किस तरह वो काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका यानी बस हमारे यहाँ सिफान साहब आप अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये और चीज़ों को समझते भी हैं कि ये हमारे यहाँ निज़ाम को जिस अंदाज में काम करना चाहिए, जिन पहलुओं पर काम करना चाहिए, जो समाजी पहलू हैं उन पर काम नहीं करते। जब भी कोई इदारा पॉलिटिकल केसेस में मसरूफ हो जाता है फिर उसकी तवज्जो उधर ही चली जाती है। सर ये मुझे बताएं ना, नैब कवानीन के मुताबिक, क्योंकि जो इसमें इन्होंने आज लिखा है नैब ने इस प्रेस रिलीज में कि नैब ट्रेस्ड एंड फ्रोज 56 बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज एंड अदर एसेट्स बिलोंगिंग टू द अक्यूज्ड पर्संस और व्हाइल ऑनलाइन डेटा वाज डाउनलोडेड एंड यूज्ड टू वेरीफाई विक्टिम्स क्लेम। तो ये जो असर्टेन कैसे होता है अमाउंट के, जो जैसे अगर 100 बिलियन का फ्रॉड है या लेट से 50 बिलियन का फ्रॉड है, लेकिन जो रिकवरी हुई है 56 बैंक अकाउंट से या एसेट्स को फ्रीज करके वो हुई है 10 अरब की, तो नैब जो है इन एक्चुअल 10 अरब डिस्बर्स करेगा या 50 बिलियन की अमाउंट जो 40 अरब रह जाएगा वो फिर कैसे करेगा नैब? क्या कानून कहता है इस बारे में? देखिए, वो नैब का काम तो यही बनता था। अभी ये जो रिकवरी जो है, मेरा ख्याल है ये प्ली बारगेन तो नहीं, ये प्ली बारगेन है। जी, प्ली बारगेन है।
अच्छा, अगर ये प्ली बार्गेन है फिर तो इसका मतलब है एक्चुअल जो फ्रॉड ही 10 अरब रुपए का था। अच्छा, अगर ये है, इसका मतलब है नैब के पास एविडेंस थी जो 7.5 अरब रुपए की थी, और नैब इसका मतलब है पहले जो प्रेस रिलीज जारी करता रहा है। इस केस की जो मुझे प्रेस रिलीज याद है और जो अदालत में उन्होंने जो स्टेटमेंट जमा करवाई हुई है, जो मुझे याद पड़ती है, वो 30 अरब रुपए की है। यानी नैब इब्तदाई तौर पर इस स्कैम को 30 अरब रुपए के तौर पर पेश करता रहा, और ये नैब की एक असल में बदनीयती होती है, चीजों को उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, अमाउंट को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। फिर जब शुरू में जब किसी बंदे को अरेस्ट करना होता है तो उसमें उसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ा देते हैं, उसके इफेक्टिव्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, सारी चीजें जब बहुत हाइप क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद एक्चुअल में जब उनके पास कुछ निकलता नहीं। अब ये दो ही पहलू हो सकते हैं सिफान साहब, या तो नैब ने जो एविडेंस इकट्ठी की है वो इतनी ही बनती थी, जेन्युइन अमाउंट 7.5 अरब रुपए बनती थी और जिस पर उन्होंने प्ली बार्गेन कर ली है, या दूसरा बनता है कि नैब कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ठीक है कि असल में नैब अब ये नैब से सवाल किया जाना चाहिए कि आपने पहले ऐलान किए कि 30 अरब रुपए थे, अदालतों में जो आपने लिख कर दिया वो 30 अरब रुपए तक का लिख के आप देते रहे कि इनका स्कैम इतना बड़ा है। तो आखिरकार आपने जब 30 से 7.5 अरब रुपए तक आ गए हैं और आपने कहा कि हमें ये प्रॉपर्टियां मिली हैं, तो आखिरकार आपके पास क्या एविडेंस थी, क्या एक्सक्यूज है आपके पास, क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास कि जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? ये एक सवाल है जो जेन्युइन नैब से बनता है और नैब को इस बात पर कटहरे में भी लाना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये बस अदालत में जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि 7.5 अरब रुपया उन्होंने इकट्ठा कर लिया और ये कहीं से रिकवर हो गया और हम लोगों को दे रहे हैं जी। कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है, लेकिन देखना ये है कि नैब ने एक्चुअल जो है वो क्लेम्स क्या किए थे, वो किन बुनियादों पर किए थे, बाद में अपना जो नई स्टेटमेंट जारी की जिस पर प्ली बार्गेन की, वो किन बुनियादों पर की। क्योंकि ये अरबों खरबों का मामला है, तो कहीं चेक करना पड़ेगा, कहीं नैब कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। उन्होंने जानबूझ के लायबिलिटी तो कम नहीं की, ये चीज एक वेरीफाई करने वाली चीज है। अच्छा, दूसरी बात ये बताएंगे कि आपने भी कहा जिस तरह के हमें यानी जो डिपॉजिटर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं या आम सिटीजन है उसका इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है। अच्छा, इदारे तो हमने बहुत से बनाए हुए हैं उसको सेफ गार्ड करने के लिए, उसमें अकाउंटेबिलिटी के इदारे भी हैं, उसमें रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं, लेकिन शायद प्रायोरिटीज नहीं है या विल नहीं है या फिर उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो डिलीवर कर सकें। वजह क्या है कि हम हर आए कुछ दिन बाद ऐसा कोई स्कैम सुनते हैं, फिर जब वो लूट मार करके चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे इदारे पीछे लगते हैं और फिर वो रिकवरी हुई जितनी हुई, पीनट्स हुई नहीं हुई, जो स्लाइस ऑफ द केक मिला, जो भी मिला, ये हम इस पर खुश हो जाते हैं। इरफान साहब, ये हर शोबे में ये जो स्कैम्स है ना, पोंजी स्कीमों के स्कैम हो गए और प्रॉपर्टीज में जो स्कैम हो गए जी, ये दो बड़े स्कैम्स हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं। लोग बड़े बड़े सोसाइटियां बनाते हैं और लोगों से पैसे लेते हैं और आखिर में पता चलता है उनके पल्ले कुछ नहीं था। और इसी तरह ये पोंजी स्कीम्स के स्कैम है जिससे लोगों को लेते हैं। इसमें दो बातें तो हैं, एक तो ये लोगों की लालच है, लेकिन लोगों को तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि जो भी इन्हें ज्यादा मुनाफे का लालच देता है उसके पास इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और बड़ी तादाद में लाखों करोड़ों रुपए अपने लगा देते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सा पैसा वो होता है कि जो लोगों ने वैसे जमा, वो टैक्स के FBR की रजीम से बाहर होता है, टैक्स नेट से बाहर होता है। जब वो पैसा लोगों ने वैसे जमा करके रखा होता है तो उसको तस्लीम भी इसी अंदाज में, वो इन्वेस्ट भी इसी अंदाज में कर रहे होते हैं कि वो ऐसे तरीकेकार ढूंढते हैं कि जहां उनको प्रॉफिट ज्यादा मिले और उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई ना हो। तो अवाम में भी जो ये टैक्स नेट से बचने का और अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचने का जो तासुर पाया जाता है, यानी इससे बहुत सा पैसा सिफान साहब ऐसे लोगों का भी होता है जो ब्लैक मनी होता है और वो इन जगहों पर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि, तो इसलिए अवाम का भी अपना कसूर इसमें शामिल है। और इदारे तो पाकिस्तान के वैसे ही सोए हुए हैं और करप्ट होते हैं, हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज होते हैं, सोसाइटियां बनती चली जाती हैं और वो लोगों को से पैसा लेती चली जाती हैं। आखिर में जब बहुत बड़ा स्कैम बन जाता है तो उसके बाद कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जागती है, उसके बाद RDA जागती है, उसके बाद LDA जागती है अपनी अपनी जगहों पर, और उससे पहले तक इवन लोग जाते हैं उनसे लेने के लिए कि हमें NOC जारी कर दें, ये NOC देने से इनकार कर देते हैं। NOC देने के इनकार के बाद भी वो सोसाइटियां चलती रहती हैं। आखिर कैसे ये मुमकिन होता है कि आपने किसी इदारे को NOC भी नहीं दिया और वो ग्राउंड पर लोगों से पैसे भी ले रहा है और काम भी करी जा रहा है? इसका मतलब यह है कहीं आप एक तरफ से एक आंख से देखते हैं और दूसरी आंख से उसको इशारा करते हैं कि तुम चलते करो, अपना काम जारी रखो, कोई बात नहीं है, जितना तुम लूट सकते हो लूटते रहो। तो ये इदारों का जो नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज और करप्ट नहीं भी हो तो बहरहाल ये जो अपनी मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है इदारों का ये वाला रुझान, और इन अफसरान को जो इन महकमों में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं, जब इस तरह का स्कैम सामने आए तो सबसे पहले उनको इस अकाउंटेबिलिटी पर खड़ा करना चाहिए कि आप अगर करप्ट नहीं भी हैं, आप पर केस नहीं भी बनता, तो कम से कम आपके ऊपर मिसकंडक्ट का केस जरूर बनता है।
कि आपने अपनी जिम्मेदारियों से गफलत की है, और उसकी बुनियाद पर देखें ना, अब ये जो सारे नेट के जरिए चलने वाले स्कैम है, ऑनलाइन स्कैम्स हैं, इनकी रोजाना पोस्टें आती रही हैं। पीटीए वहां कहाँ था, उसके अफसरान कहाँ सोए हुए थे, ठीक है, और ये बड़ी तादाद में पूरी दुनिया उससे इंस्पायर होती रही, और लोग लाखों की तादाद में लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, और पीटीए को खबर ही नहीं हुई। नहीं, खबर हुई, लेकिन आपने अपने गफलत की नींद में आप सोते रहे, आपने अपनी आंखें बंद नहीं। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी बहुत सी स्कीम्स हैं, बहुत से स्कैम्स हैं, बहुत सी पोस्ट हैं, जो और एक नहीं हजारों की तादाद में शायद ऐसी ऐप्स होंगी, ऐसे ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप पे होंगे, जो इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स ऑपरेट कर रहे होंगे, पिरामिड स्कीम्स ऑपरेट कर रहे होंगे, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स उन्होंने हायर किए हैं जो आपको मैसेज देते हैं कि आप आए, इसमें शामिल हो, मैं देखे तरह अमीर हो गया, आप भी आए, आप भी अमीर हो जाएंगे। तो ये तो चल रहा है सिलसिला, इस वक्त उसमें गैमलिंग भी हो रही है, उसमें बेटिंग भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो बस इस पर अब तो वैसे मैंने इस चीज पर ना एक पाकिस्तान को अब अलग से एक अथॉरिटी इस बात पर बनानी पड़ेगी कि ये जो स्कैम्स हैं, इनको एक तो है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उनकी तहकीकात करना, और उनकी तहकीकात करने के बाद मुजरिमों को पकड़ना और उसको गिरफ्तार करना। एक ये काम है कि कम से कम शुरू में नजर रखना कि ये ऐसी एक्टिविटीज कहाँ कहाँ हो रही है, किन किन इलाकों में हो रही है, और कैसे कैसे हो रही हैं, वो चाहे ग्राउंड पर हो रही हैं या ऑनलाइन हो रही हैं। और बैंकिंग का किरदार बैंकों का, देखिए ना, इन बैंकों को कोई नहीं पूछता जिनके पास अब एक 56 बैंक अकाउंट इन्होंने पकड़े ना सर, फ्रीज जो किए हैं, 56 बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें रकम आई होगी, और रकम चले 10 अरब भी आई है, अगर और मुझे 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो, आपके पीछे लग जाते हैं अलर्ट आके, क्या हुआ, क्यों हुआ। बिल्कुल। अभी देखिए ना, मेरे अकाउंट पे अगर 10,000 बंदे पैसे जमा करवा रहे हैं, तो आखिरकार बैंकिंग का मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए कि यार इस बंदे के अकाउंट में ये क्या काम कर रहा है, कैसे चला रहा है कि इतने बंदे इसके अकाउंट में पैसे जमा करते जा रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। ये खुद बताते खुद एक जुर्म है कि इतने बंदे अकाउंट जमा करा रहे हैं। इनका काम बनता था एससीसीपी को बताते कि ये कंपनी है, इस कंपनी के नाम पर अकाउंट है, ये कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद नहीं है, ये कंपनी पब्लिक से डायरेक्ट सरमाया वसूल नहीं कर सकती है, लेकिन जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट से पाकिस्तान के कोने कोने से इसके अकाउंट में 10,000 बंदों ने पैसे जमा करवा दिए। ये जरा इसका जायजा लें, ठीक है। ये काम बनता था बैंकिंग सेक्टर का, लेकिन बैंकों ने और इन पर कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई लगाम डालने वाला नहीं है। ये अपने सिर्फ चंद रुपयों के कि हमारे बैंक में थोड़ी सी ट्रांजेक्शन हो जाए और पैसा जमा हो जाए, लाखों लोग लुट रहे हैं, इनको किसी बात की परवाह नहीं है। तो ये बैंकों की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, और नैब को ना इसका सदेबाब करने के लिए लोगों को इबरत का निशान बनाना पड़ेगा, ना कि आटे में से नमक के बराबर आप वो लें और उसके बाद आप उसके बाद तकरीब भी रखें उसमें आप उसकी वाह भी। ये कोई पुरवकार तकरीब नहीं है, ये आपने कौम के वकार को और कौम के सर को नीचा किया है, और आप लोगों ने ये इस पे कोई फख्र की बात नहीं है। ये सारे इदारे लोग लुट गए हैं, और आप खुशी मना रहे हैं कि हमने भाई पीनट्स निकाल ली है और लोगों को हम दे रहे हैं। वेरी सैड सिचुएशन है ये। सही, बहुत शुक्रिया इमरान शफी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। इस हवाले से इमरान शफी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, तस्वीर गुफ्तगू हुई, क्योंकि नैब के पर्सपेक्टिव से रिकवरी हुई है, कितनी सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, स्कैम बड़ा था, फिर ये एक्चुअल अमाउंट क्या थी। इमरान शफी साहब की आपने ज़बानी तमाम अहम मामला सुने कि कवानीन की पेचीदगियाँ क्या हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पर कानूनी जो कवायद व ज़वाबित हैं उसके मुताबिक जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनका किरदार क्या बनता है, जो अकाउंटेबिलिटी बॉडीज़ हैं उनका किरदार क्या बनता है, और क्या उन्होंने अपना किरदार निभाया, और अगर नहीं निभाया तो क्या वहाँ पर भी किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या सिर्फ ये कि रिकवरीज हो गई, एक सैफुर रहमान था, ये विक्टिम्स थे, इनको पैसे मिल गए। जनाब जिन्होंने पैसे लूटे, और जब पैसे लूटे जा रहे थे उस वक्त वो इदारे जो आंखें बंद करके बैठे थे, उनसे पूछगछ कौन करेगा कि आखिरकार वो कहाँ थे और उन्होंने सेफ गार्ड क्यों नहीं किया इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को या डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को। इसी नोट पर एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, समराइज करने आएंगे नेक्स्ट सेगमेंट हमारे साथ ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ अहम तरीन सवालात, जिस तरह से B4U स्कैम हुआ, ये पॉन्जी स्कीम किस तरह ऑपरेट कर रही थी, किस तरह ये पाकिस्तान के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स या धोखाधड़ी के मामलात में सरे फहरिस्त में आता है, यानी जो अव्वलीन स्कैम्स हैं उसमें इसका शुमार होता है। कितना बड़ा ये स्कैम था, नैब कहाँ तक पहुँची है, इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या मामला सामने आए थे, सारी तफसीलात रखी। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।